डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी सिंपल इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन से मतलब है कि अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपके पास कुछ वाटर है, मान लीजिए ये आपके पास वाटर है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करते हैं तो ये बर्फ बन जाता है। ठीक है, ये बर्फ बनने के लिए आप क्या किए, 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको आप ठंडा करते हैं। उसी तरीके से फिर इस बर्फ को अगर आपको वाटर बनाना है तो आप क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और 0 डिग्री से इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये वाटर बनने लगता है। तो यही काम यहाँ पे हम लोग को समझना है, यही चीज़ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि अगर आप सिंपल इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ई का मतलब इक्वेशन है सिंपल इक्वेशन और डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन करते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। वैसे इसमें और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। उसी तरीके से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप समझ जाइएगा। तो यही आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करके सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। जैसे कि आपको हम बताए थे कि हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोडक्शन करना होता है और रॉ मटेरियल का होता है कोई भी इक्वेशन, जैसे कि y बराबर 4ax है और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे और इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन जाता था डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को हटाना होता था। अब उसी तरीके से इसका रिवर्स गियर हम लोग मारेंगे कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लिए कि कुछ दिया हुआ है 4x प्लस 2, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करके इसमें हम लोग इसको सिंपल इक्वेशन में बनाएंगे और यहाँ से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाते थे और यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग लाएंगे। यहाँ पे c आता है इंटीग्रेशन करने के बाद और यहाँ पे c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है क्योंकि c का वैल्यू हमको भी पता नहीं होता है, आपको भी पता नहीं होगा, जो बुक लिखा है उसको भी पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, c का वैल्यू निकालने के लिए x और y का वैल्यू पुट किया जाता है, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे तो हम लोग वहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा रहे थे और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग तोड़ के सिंपल इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे तो वहाँ डिफरेंशिएशन करना था और अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से जब सिंपल इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ हम लोग को उसका रिवर्स इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। एक्चुअली बहुत टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसीलिए बहुत टाइप से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में बदलते हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि आपको ओवरऑल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो मशीन है सिंपल इक्वेशन बनाने का, वो कहता है कि आप घूम फिर के मेरे पास ही आइएगा, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बहुत टाइप का होता है, तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका भी बहुत टाइप का हो जाएगा, अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि आप इस शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस शर्ट को बना रहे हैं, तो ये अलग अलग साइज का, मान लीजिए इस शर्ट को बनाने का कोई मशीन है तो अगर आपको M साइज का निकालना है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, L साइज का निकालना है तो अलग तरीका होगा। इसी तरीके से अगर ये माइक है तो माइक का भी साइज वगैरह या फिर क्वालिटी पे या फिर कलर के, मतलब बहुत सारे आधार पे चीज़ें बदल सकती है। वैसे अगर मशीन देखा जाए तो एक ही टाइप का, मतलब एक मशीन होगा कि जिसमें हाँ माइक बनता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए सब में क्या है, आपको ये क्या बोलते हैं, धागा का ज़रूरत है और एक ही टाइप का मशीन, सिलने वाला मशीन का ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे। हाँ, ये बात है कि सब में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप होता है इसको सॉल्व करने का। तो जैसे अगर ऑर्डर एंड डिग्री के आधार पर हम लोग सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को बांटते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टाइप के होते हैं।
तो अगर एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए सॉल्यूशन करने का एक अलग तरीका होता है। तो ऑर्डर एंड डिग्री के आधार पर आप बांटेंगे। जैसे हम आपको बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें पहले ऑर्डर का, दूसरे ऑर्डर का, तीसरे ऑर्डर का, पहला डिग्री, दूसरा डिग्री, ऑर्डर डिग्री के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। बताए थे ऑर्डर डिग्री क्या होता है। तो पहला टाइप हम लोग बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री हो सकता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसका ऑर्डर भी फर्स्ट हो, मतलब एक हो, और डिग्री भी एक हो सकता है कि उसके बाद हम इसका टाइप और बना सकते हैं कि ऑर्डर फर्स्ट हो, डिग्री 2 हो। उसके बाद बना सकते हैं कि ऑर्डर 2 हो, डिग्री 1 हो। ऐसे टाइप से बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ हम आपको बहुत सारा टाइप बता दें तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में ही घूमने लगिएगा कितने टाइप का होता है। ये तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री के आधार पे हम आपको मतलब टाइप बताए हैं, बांटे हैं कि हाँ इतने टाइप के हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी बहुत सारे आधार पे बांटे जा सकते हैं। तो उतना हम आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम आपको सीधा पॉइंट पे लाते हैं कि 12th क्लास में आपको किन किन टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और बीएससी में किन किन टाइप का पढ़ना है, और वही हम आपको बताते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, वो आपको एमएससी तक मिलेगा, तो उतना में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए सारा चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। आपको हम एक एक करके बताते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है और बीएससी पार्ट 2 में भी पढ़ना है। बीएससी पार्ट 2 दोनों में आपको पढ़ना है, 12th क्लास में भी और बीएससी पार्ट 2 में। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में भी 5 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ने हैं। तो 5 टाइप में 2 टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 12th क्लास में पढ़ने हैं, और बाकी 5 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पार्ट 2 में भी पढ़ने हैं। आपको हम लिख करके बताते हैं पहले 5 टाइप, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ये 5 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। ये जो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये 2 टाइप, ऊपर से 2 टाइप, यही आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। और बाकी का ये 3 है, ये बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना है, लेकिन इसके साथ में ये भी पढ़ना है। मतलब ये जो 2 टाइप है ये आपको पार्ट 2 में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। ये आपको एक साथ पढ़ना है बीएससी पार्ट 2 में, ठीक है, बीएससी पार्ट 2 में। तो यहाँ पे क्या होता है इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो क्या मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये 5 टाइप पढ़ेंगे। तो जो 12th वाले हैं वो यहाँ तक पढ़कर छोड़ देंगे, ये 2 टाइप तक, होमोजीनियस तक, और बाकी जो बीएससी पार्ट 2 वाले हैं ये पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीएससी पार्ट 2 वाले को इतना ही पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में इतना पढ़ना है, आगे और भी टाइप है उसमें, आगे आपको और भी पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन 12th वालों को बस इतना ही पढ़ना है। बाकी जो वीडियो हम बनाए हैं ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मुटेशन, ये सारा चीज़ पूरा 12th क्लास को पढ़ने हैं, लेकिन इस वाले में बस इतना ही 2 पढ़ना है। तो 12th वाले इतना ध्यान रखेंगे, बाकी बीएससी वाले पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है कि आप इसके नाम में कुछ देख रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा आपको अगर आप देखिए अच्छे से तो दिखेगा कि इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल, और बाकी ये सारा जो है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे में डिफरेंशियल इक्वेशन लगा हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगा हुआ है। क्यों? देखिए सबका जो बेस है ना वो यही है, वेरिएबल सेपरेबल। ये एक मेथड है, मेथड है क्या करने का, सोल्व करने का, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। सबसे बेसिक मेथड जो है वो वही है। जैसे कि अगर आपको ये कपड़ा बनाना है तो इसका सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको धागा चाहिए, वो तो रॉ मटेरियल हुआ, लेकिन ये धागा से ये जो शर्ट बनाना है पहले ये बेसिक हुआ, उसके बाद इसको कौन कौन से साइज बनाने हैं, कौन कौन से कलर बनाने हैं, वो सारे बाद की बात हुई। लेकिन अगर धागा से ये शर्ट बनाना है, मतलब शर्ट का सीट बनाना है, कपड़ा बनाना है, मतलब जो शर्ट के लिए कपड़ा आता है वो सबसे मेन चीज़ हुआ। उसके बाद इसको किस साइज का सिलना है, किस कलर को बनाना है, वो अलग चीज़ हुआ। तो वहीं जो कपड़े का सीट बनाने वाली बात है वो यही है, वेरिएबल सेपरेबल। ये सारा चीज़ है। ये जैसे कि इसके बाद होमोजीनियस है।
तो होमोजीनियस को आप सोल्व करिएगा तो होमोजीनियस से ये सिंपल में आएगा। जैसे कि सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको वेरिएबल सेपरेबल से ही हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किसी भी टाइप पे नहीं, एकदम सिंपल है, मामूली सा है, तो उसको सीधा हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पे सोल्व कर देते हैं। लेकिन अगर वो होमोजीनियस हो जाए तो क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको सिंपल बनाते हैं होमोजीनियस से, उसके बाद उस पर फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल ही लास्ट में लगाते हैं। पहले होमोजीनियस का फंडा लगाते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं। और अगर कहीं नॉन होमोजीनियस दिया है तो नॉन होमोजीनियस से पहले हम लोग होमोजीनियस बनाते हैं, और होमोजीनियस से जब वो सिंपल इक्वेशन बन जाता है तब हम लोग उस पर वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। उसके बाद अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो लीनियर में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर को पहले सोल्व करके हम लोग सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। ऐसे करके मैंने सारे इक्वेशन में आप देखिएगा, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो सब में वेरिएबल सेपरेबल आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी यही 2 टाइप तो पढ़ना ही है 12th में। तो वेरिएबल सेपरेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो आपसे एक भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें आते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आते हैं। तो धीरे धीरे आप सब अच्छे से समझिएगा, आपको सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप इतना तो आप समझ गए कि आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं। और अभी हम शुरू करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, 2-3 वीडियो इस पे आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। मेथड में मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके इसका बात अच्छे से आपको समझ में आएगा। तब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप अच्छे से बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। एक्चुअली में इसका कोई वर्किंग रूल नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें 2 वेरिएबल होता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिएगा dy/dx है प्लस y = 4, मान लीजिए इतना दिया हुआ है। तो इसमें 2 वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, आपको बताए थे कि x और y 2 वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि अलग अलग करते हैं, x वाले को एक तरफ करते हैं, y वाले को एक तरफ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन इसलिए करना है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और सोल्व करने का मतलब यहाँ से डिफरेंशिएशन को हटाना है। डिफरेंशिएशन को हटाने का एक लौता तरीका है कि आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन में आप देखते हैं कि इंटीग्रेशन अगर कहीं लिखा है तो ऐसे लिखा रहता है 4x dx। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही वेरिएबल रहता है, या तो x रहेगा या फिर y रहेगा या फिर कुछ भी z वगैरह जो आप रहे, लेकिन एक ही वेरिएबल रहता है इंटीग्रेशन में। लेकिन डिफरेंशिएशन में 2 वेरिएबल रहता है। अब मामला फंस जाता है यहाँ पे आकर के कि अगर भाई इस डिफरेंशिएशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप इंटीग्रेशन करिएगा तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कैसे? यहाँ तो ऊपर में भी dy है, नीचे में भी dx है। ऊपर में y वाला वेरिएबल है, नीचे में x वाला वेरिएबल है। यहाँ y है, हो सकता है इधर x हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर ऐसे इंटीग्रेशन लगाते हैं तो क्या इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। ऐसे थोड़ी इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन को करने का तरीका होना चाहिए ना। इंटीग्रेशन को करने का मतलब तरीका तो होता है, लेकिन उस तरीके पे बैठना भी तो चाहिए। तो उसी तरीके पे बैठाने के लिए हम लोग इस पे कुछ उटपटांग काम करते हैं, इधर उधर करते हैं, और इस वाले मतलब इधर का उधर, उधर का इधर करके कुछ इसमें खुरपाती दिमाग लगा करके एक तरफ कर देते हैं x वाले को, एक तरफ y वाले को कर देते हैं, और ऐसे तरीके से हम लोग सजा देते हैं कि उसका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल पाए। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हो सकता है अभी इतना हम बोले आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, लेकिन एक क्वेश्चन अगर हम आपको करके दिखा देते हैं तो आपको सारी बातें स्पष्ट क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सारी क्वेश्चन नहीं बनेंगे एक क्वेश्चन बताने से, ठीक है। तो हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिए हम लोग। क्वेश्चन क्या है, लॉग के अंदर है dy/dx = x प्लस, एक मिनट, x प्लस यहाँ पे by शायद है ना, हाँ,
एक्स प्लस बी वाई है, यहाँ गलती से हम कुछ और लिख दिए थे, एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, लॉग के अंदर में dy बाई डी एक्स है। अरे नहीं पगले, याद करो जब हम बताए थे कि अगर लॉग के अंदर में साइन के अंदर में ये dy बाई डी एक्स आ जाए तो उसका ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ऑर्डर तो होता है, मतलब डिग्री डिफाइन नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। यहाँ से हम लोग को इस dy बाई डी एक्स को हटाना है, मतलब डिफरेंशिएशन को हटा करके यहाँ पे सिंपल इक्वेशन ला देना है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, हमको इतना बात पता है कि इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर दें तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करे कहाँ भाई। यहाँ अगर सीधा यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यहाँ पे सीधा log dy बाई डी एक्स है, अंदर में log x रहता तो भी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, अगर सीधा ऐसे है log x तो इसका इतना लिखना ही गलत है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे dx साथ में रहेगा तब तो इंटीग्रेशन करिएगा ना आप, लेकिन अगर केवल log x दे दे तो आप कैसे डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करिएगा, नहीं कर पाइएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसमें पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें तो और कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए हम लोग कुछ काम करते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल इसी को बोलते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ खुरपाती काम करते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लीजिए आप। लॉग के अंदर में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब एक चीज पढ़े हुइएगा 12th क्लास में कि अगर लॉग के बेस में ई है और यहाँ पे एक्स है, एक फार्मूला आप पढ़े हुइएगा कि अगर लॉग के बेस में ई है और यहाँ पे एक्स है और इज इक्वल टू मान लीजिए ए है, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू लिख सकते हैं e टू दी पावर a। क्या समझ में आया, अगर लॉग के बेस में e है तो e आप ऐसे लिख सकते हैं, इस a को इधर ला सकते हैं e के पावर में और x को उधर ला सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू e टू दी पावर a हो जाता है। ये चीज़ आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, 11th 12th में पढ़े हुए हैं, तो इसी का यूज हम लोग करते हैं यहाँ से। मतलब अगर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि लॉग को उधर ले जा रहे हैं तो e के पावर में इधर वाला वैल्यू हो जा रहा है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग उधर जाएगा तो ये सारा वैल्यू e के पावर में आ जाएगा, e का पावर में x प्लस बी वाई, ठीक है। इतना आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर के पावर में अगर ऐसे लिखा है a के पावर में m प्लस n, इसका मतलब क्या होता है, a के पावर में m इंटू a के पावर में n होता है ना। तो यही चीज़ यूज करके हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं e का पावर x और इंटू e का पावर बी वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ से ये m प्लस n है e के पावर में, तो e का पावर m और इंटू e का इंटू यहाँ पे डॉट दे दिए, e का पावर n हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक और काम करते हैं हम लोग, देखिए क्या करते हैं। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि ये इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए। इसमें देखिए आप समझ में आएगा, देखिए यहाँ से x वाले को हम लोग को एक तरफ रखना है, y वाले को एक तरफ रखना है। अगर x वाला एक तरफ आ जाता है, y वाला एक तरफ आ जाता है तो हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ करते हैं। तो इस तरफ हम लोग y वाले को करते हैं, तो इस y वाले को हम लोग उठा करके इधर लाते हैं, ठीक है, और इस x वाले को उठा करके इधर लाते हैं। तो देखिए इधर dy है तो ये तो y वाला है, इसको ऐसे ही रखेंगे, और इधर से e टू दी पावर बी वाई को जब इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में ये आकर डिवाइड में हो जाएगा 1 बाई ई टू दी पावर बी वाई हो जाएगा, और इंटू क्या है dy है, रहने देते हैं, ठीक है, dy को रहने देते हैं।
उसके बाद हम लोग dx को उधर ले जाते हैं, ये x वाला है ना dx, तो इसको इधर ले जाते हैं और पहले से इधर क्या है, पहले से इधर में है e का पावर ax, ठीक है, और dx इधर आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही होगी कि अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इतना इंटू डी वाई और इतना इंटू डी एक्स हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ये अगर इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ पे डी एक्स दिया है और यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे, अगर वो एक्स का फंक्शन है तो आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे वाई दे दें और इसके अंदर का कोई भी फंक्शन हो, अगर y का फंक्शन है तो आप उसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे है, यहाँ पे dy है और यहाँ पे y का फंक्शन है, यहाँ dx है, यहाँ पे x का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का ही कमी दिख रहा है, बाकी सारा चीज़ पूरा हो गया है। तो यहाँ से जो यहाँ तक लाने का प्रोसेस होता है, इस इक्वेशन को हम लोग इतना बना दिए, यही प्रोसेस कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसी मेथड के, इसका मतलब कोई वर्किंग रूल नहीं होता कि हाँ ऐसे ऐसे कर देने के बाद इतना आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन करना यही होता है कि y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ करना होता है। बस यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस, जो हम लोग तरीका अपनाए हैं, इसी को एक नाम दे दिया गया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा, किसी क्वेश्चन में कोई और तरीका होगा, किसी क्वेश्चन में कोई और तरीका होगा, लेकिन फाइनल जो आपका काम होगा वो यही होगा कि आप किसी भी तरीके से x वाले को एक तरफ कर दीजिए और y वाले को एक तरफ कर दीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, समझिए क्या, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है, मान लीजिए y का ही फंक्शन है, लेकिन अगर आपको यहाँ आ जाए 1/dy, तो क्या आप इंटीग्रेशन कर पाइएगा? नीचे में हम लोग को dy नहीं चाहिए, ये जो dy चाहिए ये ऊपर में चाहिए, इंटीग्रेशन और कोई फंक्शन और यहाँ dx और ये फंक्शन x का होगा, तब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल पाइएगा। लेकिन अगर यही dx 1/dx में आ जाता है, या फिर ऐसे आ जाता है कोई फंक्शन बाई dx और ये फंक्शन x का है, तो भी आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाइएगा, समझे। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि जो हम लोग dx या फिर dy लाएंगे ये ऊपर में लाएंगे, बाई में, नीचे में नहीं लाएंगे। जैसे अगर आप कहते कि dy को हम लोग इधर लाएंगे और x वाले को इधर करेंगे, तो dx नीचे में आ जाता और इधर dy भी नीचे में आ जाता, फिर आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स लिखेंगे, दोनों तरफ कर रहे हैं ना। तो चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e का पावर में by और इंटू dy, ठीक है। और इज इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हो जाएगा e का पावर में ax इंटू dx, ठीक है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। इसको आप लिख लीजिए e का पावर में -by और इंटू dy, और इधर देखिए अब e के पावर में x रहता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है e का पावर x ही। लेकिन अगर उसके बगल में कुछ लगा रहता है, जब भी इंटीग्रेशन में आप ध्यान दीजिएगा x के बगल में कुछ लगा है a, तो 1/a के रूप में बाहर निकल जाएगा, कोई कांस्टेंट लगा है तो। अगर यही डिफ्रेंशिएशन में रहता तो सीधा a के रूप में बाहर निकल जाता, ठीक है। इंटीग्रेशन में 1/, के रूप में आप बाहर निकाल दीजिएगा और डिफ्रेंशिएशन में सीधा उसी बंदे को उठा करके बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ x के बगल में a लगा हुआ है तो आप सीधा 1/a लिख सकते हैं, और उसके बाद e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस c अभी नहीं लिखना है क्योंकि इस साइड में इंटीग्रेशन लगा हुआ है। इंटीग्रेशन के हटने के बाद ही आप c कांस्टेंट लगाइएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से जब आप इसका देखिएगा तो ये क्या होगा, -b है तो -1/b बाहर निकल जाएगा और e टू दी पावर -by हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा 1/a और e टू दी पावर x
और प्लस सी अब लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस माइनस वाले को उस तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं 1/a और e⁻x और ये माइनस उधर गया तो ये प्लस 1/b। अच्छा ये माइनस वाले को नीचे कर लेते हैं, सीधा ऐसे हो जाएगा 1/b e⁻by, ठीक है। अब प्लस c इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू सी भी कर सकते हैं। यहाँ पे c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये आप आंसर हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर आप आंसर को मिलाते हैं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। यहाँ पे आंसर नहीं मिलाना है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे c का मान वैल्यू हम लोग को पता नहीं होता है। c जो है ये c ये यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग को खुद पता नहीं होता है कि इसका वैल्यू कहाँ आने वाला है। इसी के चलते सारा आंसर गड़बड़ हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सी का वैल्यू पता नहीं है। यहाँ सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और इसलिए आंसर का टर्म भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। आंसर नहीं भी मिले डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये इनडिफिनिट इंटीग्रल आ जाता है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन यूज होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। जैसे कि आपको बताया गया होगा कि इनडिफिनिट इंटीग्रल में आप आंसर नहीं मैच करिएगा, बहुत कम है चांस है कि आंसर मैच होता है। मतलब वैसे अगर प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो आंसर भी मैच हो जाता है। जिस प्रोसेस से बुक वाले बना करके आंसर दिए हैं, अगर आप भी उसी प्रोसेस से बना रहे हैं, उसी को दिमाग में रख के बना रहे हैं, तो आंसर मैच हो जाता है, मैक्सिमम हो ही जाता है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। प्रोसेस को आप देखिएगा। तो ऐसे ही बनाए जाते हैं वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस को, ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाता है। तो इसमें तो हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाए हैं और समझाए हैं कैसे कैसे मेथड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कि वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।